हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिमान तिवारी एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अदिति ज्ञान मुद्रा एकेडमी एजीएम एकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो है हम फिर से ताबड़तोड़ जो है 60 क्वेश्चन करेंगे बिहार स्पेशल जीके का। तो आज के सेशन में जो पहला क्वेश्चन है, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था। तो इसका जो आंसर है ये पुष्यमित्र शुंग ने जो है प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो मगध पर जो है कांडव वंश का शासन जो है शुंग वंश के पश्चात स्थापित हुआ था। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात की जाए कांडव वंश के संस्थापक की, तो वसुदेव जो है कांडव वंश के जो है संस्थापक कौन है? वसुदेव। अगले क्वेश्चन यानी 483 नंबर के प्रश्न का आंसर है वसुदेव जो है कांडव वंश के संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, कांडव वंश की सत्ता समाप्त की। अगर बात की जाए कांडव वंश की सत्ता जो है किसने समाप्त की, तो ये मतलब आंध्र सातवाहन द्वारा जो है कांडव की सत्ता समाप्त की गई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 485 नंबर का प्रश्न है, कांडव वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने जो है शासन किया? तो ये मित्र वंश के राजाओं ने जो है कांडव वंश के उपरांत कुछ समय के लिए पाटलिपुत्र पर शासन किया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? अगर बात की जाए तो ये बोध गया से जो है शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने प्राप्त होते हैं। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रथम प्रश्रय दिया? अगर बात की जाए कनिष्क ने किसको प्रथम प्रश्रय दिया था और ये बौद्ध विद्वान था, तो ये अश्वघोष जो है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, अश्वघोष। आइए जो है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 488 नंबर का प्रश्न है, यह है कि मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? अगर बात की जाए मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम की, तो ये सबसे पहले हर्यक वंश ने शासन किया है। हर्यक के बाद शिशुनाग के बाद जो है नंद वंश ने, और नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने, शुंग वंश के बाद कांडव वंश ने। तो ये ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश की राजधानी क्या थी? तो शुंग वंश की राजधानी जो है पाटलिपुत्र जो है शुंग वंश की राजधानी थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कांडव वंश की राजधानी क्या थी? तो कांडव वंश की भी राजधानी जो है पाटलिपुत्र ही थी, कांडव वंश की भी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 491 नंबर का प्रश्न है, कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था, कब किया था? अगर बात की जाए कलिंग शासक खारवेल की, तो इसने जो है मगध पर आक्रमण किया था पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में जो है इसने आक्रमण किया था मगध पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो ये कलिंग के शासक की अगर बात की जाए, कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किए थे? तो ये अंग और मगध से जो है कीमती उपहार प्राप्त किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा है। अगर कुषाण के बाद की बात की जाए तो मगध पर किसका शासन रहा है? तो ये लिच्छवियों का शासन रहा है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लिच्छवियों का जो है शासन जो है मगध पर रहा है कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद। 494 नंबर प्रश्न पर आते हैं।
गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। अगर बात की जाए गार्गी संहिता की, तो जिसमें पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है और यह आक्रमण किस के शासनकाल में हुआ था, तो ये आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक कौन था, तो वो कनिष्क था। कनिष्क ने जो है अश्वघोष को प्रश्रय दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 496 नंबर का प्रश्न है, ये चंद्रगुप्त प्रथम का जो है राज्याभिषेक हुआ था, कहाँ पे हुआ था? अगर बात की जाए तो ये पाटलिपुत्र में जो है चंद्रगुप्त प्रथम का जो है राज्याभिषेक हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष कौन सा था? अगर गुप्त वंश के स्थापना के वर्ष की बात की जाए और चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक की बात की जाए तो दोनों जो है ये 320 ईस्वी में जो है हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 498 नंबर का प्रश्न है। ये प्रश्न है, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम जो है, चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा कि चंद्रगुप्त जो है ये गुप्त वंश का था, जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो मौर्य वंश का शासक था। तो यहाँ पे बहुत लोगों को मैंने देखा है कि कन्फ्यूजन, जहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय ये सब आ जाए ना, तो आप मान लीजिए कि वो गुप्त वंश का था, गुप्त वंश का शासन काल था। वहाँ पे मौर्य वंश को आपको नहीं लाना है। मौर्य वंश में लिखा रहेगा साफ साफ जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है नाम लिखा रहेगा। अगर प्रथम द्वितीय आ जाए तो समझ लीजिए कि आप गुप्त वंश की बात चल रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी, और ये जगह की बात की जाए कि कौन सी जगह पे इन्होंने जो है ये उपाधि धारण की थी, तो ये पाटलिपुत्र जो है ये जगह है। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? तो ये है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अपने आप को जो है लिच्छवी दोहित्र कहा है। अगर बात की जाए लिच्छवी दोहित्र की, तो दोहित्र का मतलब होता है नाती, यानी लिच्छवी जो जनजाति थी, एक लिच्छवी समुदाय था, तो उस लिच्छवी की राजकुमारी से जो है चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था, और फिर यानी कि समुद्रगुप्त की माता जो है वो लिच्छवी से थी, यानी ये समुद्रगुप्त जो था लिच्छवी का जो है नाती था, इसलिए उसने अपने आप को लिच्छवी दोहित्र का नाम दिया था। दोहित्र का मतलब नाती होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। अगर बात की जाए गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी, तो ये पाटलिपुत्र जो है गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो है, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो अगले क्वेश्चन पे देखिए, तो इसमें जो है श्रीलंका का राजा जो मेघवर्मन आया था और गया में बौद्ध मठ स्थापित करने की जो अनुमति की बात की जाएगी, तो वो समुद्रगुप्त से उसने परमिशन मांगी थी, उसने अनुमति मांगी थी श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने। और वो किस लिए मांगी थी? बौद्ध मठ स्थापित करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 504 नंबर का प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। तो ये गुप्त काल में जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। गुप्ता पीरियड या कह सकते हैं गुप्त काल या गुप्त युग।
में जो है नालंदा का जो है की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो बात की जाए नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक की, तो कुमार गुप्त जो है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुमार गुप्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी। तो बोध गया के महाबोधि मंदिर की जो है स्थापना हुई थी वो गुप्त काल में हुई थी। महाबोधि मंदिर की स्थापना जो बोध गया में हुई थी वो गुप्त काल में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? अगर बात की जाए चीनी यात्री फाहियान की, तो ये 3 साल तक जो है पाटलिपुत्र में रहा था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो आर्यभट्ट का जो संबंध है वो पाटलिपुत्र नगर से जो है था। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 509 नंबर का प्रश्न है। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई थी? तो बात की जाए तो ये शाहाबाद जिले से जो है ये कार्तिकेय की मूर्ति जो है प्राप्त हुई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 510 नंबर का प्रश्न है। यह है कि बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये नालंदा से प्राप्त हुई है। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नालंदा से जो है वो प्राप्त हुई है। बुद्ध देव की एक पीतल की 7.5 फीट ऊंची जो है मूर्ति प्राप्त हुई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 511 नंबर का प्रश्न जो है। राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र हैं। यह सब किस काल के हैं अगर पूछा जाए तो ये परवर्ती गुप्त काल के हैं। परवर्ती गुप्त काल के जो है ये सारे जो है खुदे हुए, चाहे गणेश जी हों, चाहे विष्णु भगवान हों या नाग नागिनों के जो चित्र हैं, ये राजगीर के मणिनाग मंदिर में जो है पत्थरों पे खुदे हुए हैं। ये सभी जो है परवर्ती गुप्त काल के हैं। अगला जो है 512 नंबर का प्रश्न है। राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? तो जरासंध की बैठक का निर्माण जो है अगर बात की जाए तो ये गुप्त काल में माना जाता है। ऑप्शन बी जो है गुप्त काल यानी जरासंध। अगला क्वेश्चन है तीर भुक्ति। तीर भुक्ति का जो जिसका आधुनिक नाम जो है दरभंगा है, उसका राज्यपाल कौन था अगर बात की जाए? तो ऑप्शन ए जो है गोविंद गुप्त जो है तीर भुक्ति अर्थात आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था। 514 नंबर का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन कि बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र क्या था? तो बात की जाए प्राचीनतम केंद्र की तो वो नालंदा जो है बौद्ध बिहार का प्राचीनतम केंद्र था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस चीज़ के लिए जो है प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है प्रसिद्ध था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? अगर बात की जाए तो फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में जो है आया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 517 नंबर का प्रश्न है। ये प्रश्न है कि किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे और धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। ऐसा किसने कहा है? तो ये कहने वाला जो है फाहियान था ये कहने वाला। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि गुप्त संवत का आरंभ कब से होता है?
तो अगर गुप्त संवत की आरंभ की बात की जाए तो 320 ईस्वी में जो है गुप्त संवत का आरंभ होता है। अगले क्वेश्चन पे चलें। 519 नंबर का प्रश्न है। ये प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? अगर सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र के विजय की बात की जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का नाम आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने यानी विक्रमादित्य ने जो है सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय की थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 521 नंबर का प्रश्न जो है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और कई बार बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिला है। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? तो बात की जाए तो हरिसेन यानी हरिसेन जो है प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता था, जिसने समुद्रगुप्त के जो है वीरता का जो है वर्णन किया गया है, उसके गाथाओं के बारे में जो है लिखा गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 522 नंबर का प्रश्न है। यह है, किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? अगर बात की जाए सफल सैनिक अभियान की तो समुद्रगुप्त ने जो है सफल सैनिक अभियान किए हैं दक्षिण भारत में। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? तो ये ऑप्शन डी यानी कि समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की जो है चर्चा प्रयाग प्रशस्ति में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 524 नंबर का प्रश्न है, मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासनकाल में हुआ था? अगर बात की जाए तो किसके शासनकाल में हुआ था? ये बात की जाए तो नरसिंहगुप्त के जो है शासनकाल में जो है मगध पर जो है मिहिर कुल का आक्रमण हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? अगर मगध के परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक की बात की जाए तो ये कृष्णगुप्त जो है मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था। 526 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 526 नंबर का कि मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? अगर बात की जाए मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था तो ये कुमारगुप्त तृतीय ने जो है मौखरी शासक को पराजित किया था और कुमारगुप्त तृतीय जो है परवर्ती गुप्त शासक था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 527 नंबर का प्रश्न है, मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? अगर बात की जाए कि मौखरी शासक ने किसको पराजित करके जो है मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था तो वो दामोदर गुप्त को जो है परास्त करके मौखरी शासक ने मगध के अधिकांश भागों को जीत लिया था। आइए चलते हैं 528 नंबर के प्रश्न पे। 528 नंबर का प्रश्न है, हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? तो हर्षवर्धन ने जो है माधव गुप्त को अपना प्रतिनिधि बनाया था मगध के क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 529 नंबर का प्रश्न है कि हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था आदित्य सेन ने। अगर बात की जाए कि हर्षवर्धन की मृत्युपरांत बिहार के कुछ ऐसे क्षेत्रों में कुछ समय के लिए जो है तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी और उसका अंत किसने किया था? आदित्य सेन ने जो है उसका अंत किया था। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? अगर बात की जाए अश्वमेध यज्ञ के आयोजन की, तो आदित्य सेन ने जो है अश्वमेध यज्ञ किया था। जो है ये परवर्ती गुप्त शासक था जिसने जो है अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था। अगर बात की जाए परवर्ती गुप्त वंश के अंतिम शासक की, तो ये जीवित गुप्त जो है द्वितीय जो है ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? तो अगर बात की जाए असंख्य शत्रुओं के विजेता की, तो ये कृष्णगुप्त को कहा गया है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कृष्णगुप्त को जो है असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है और ये परवर्ती गुप्त शासक था। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय के शत्रुओं को जीता था। अगला क्वेश्चन है 533 नंबर का प्रश्न है, हिमालय के शत्रुओं को जीता था तो किसने जीता था? जीवित गुप्त ने जो है हिमालय के शत्रुओं को जीता था। अगले क्वेश्चन 534 नंबर की अगर बात की जाए, तो हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो आदित्य सेन था। जो है हर्षवर्धन की अगर मृत्यु के पश्चात मगध के विशाल साम्राज्य को स्थापित करने की बात की जाए, तो ये आदित्य सेन ने जो है स्थापित किया था। ये प्रथम शासक था जो हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात साम्राज्य का विस्तार किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 535 नंबर का प्रश्न है, यह है, मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन से भारत की यात्रा की थी? अगर वांग हुएन से की बात की जाए, तो ये आदित्य सेन के शासनकाल में जो है ये चीनी राजदूत जो है भारत की यात्रा की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 536 नंबर का प्रश्न है कि मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम क्या है? अगर सही क्रम की बात की जाए, तो ये ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इस जो ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शनों में अगर हमें सही क्रम की पहचान करनी हो, तो कृष्णगुप्त के बाद हर्षगुप्त के बाद जीवित गुप्त के बाद कुमार गुप्त के बाद दामोदर गुप्त के बाद महासेन गुप्त के बाद देवगुप्त के बाद माधव गुप्त के बाद आदित्य सेन। ठीक है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया था। तो इसने बिहार का भ्रमण कब किया था? ये 673 ईस्वी में जो है इत्सिंग ने जो है बिहार का भ्रमण किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और सबको आई थिंक आता होगा। नालंदा जो है हर्षवर्धन के समय में बिहार में सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 539 नंबर का प्रश्न है, ये है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? इसको भी लगभग सभी लोगों को पता होगा कि नालंदा में जो है ह्वेनसांग ने जो है अध्ययन किया था। अंतिम प्रश्न की बात की जाए 540 नंबर की, तो ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की थी? तो ये सन 635 ईस्वी में जो है ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा की थी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में जो है शेयर करें। हम ऐसे ही आपके साथ बने रहेंगे, आपके जो है स्नेह का आभारी रहेंगे। तक जो है हम आपके साथ जो है खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और जो है सफलता को प्राप्त कीजिए।
जय हिंद, जय भारत।